दोस्तों, नेशनल व्यूज पर आपका स्वागत है। मैं रणविजय। और सीएमए ने आज तो देश का बजट आया है एक दिन पहले, उस पर आज चर्चा हुई और उस चर्चा पर बजट के अंदर आम लोगों के लिए क्या था, उद्योग के लिए क्या था, देश के लिए क्या था, किसानों के लिए क्या था, महिलाओं के लिए क्या था, इन सब पर चर्चा हुई। तो हम हैं साथियों के बीच में जो सीएमए से जुड़े हुए हैं, सीएमए के इस गोष्ठी में आए हैं। तो मैं एक एक करके सबसे एक विचार जानने की कोशिश करता हूं कि क्या इस बजट को लेकर के सबकी राय है। मैं सीएमए लक्ष्मण कुशवाहा, प्रेजेंटली प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रयागराज। इस बजट में सबसे बड़ी बात है जो अब तक लोग कहते हैं बीजेपी गवर्नमेंट मिडिल क्लास पे नहीं करती, टैक्स स्लैब बढ़ा नहीं रही है, वो इन्होंने जो 10 साल का जो सूखा था मतलब टैक्स स्लैब में उन्होंने पूरा कर दिया है। अब 12 लाख की जेनरेशन जो है काफ़ी अच्छी लिमिट है, जिससे मतलब जो कम से कम 12 लाख तक हमारे इनकम पे टैक्स नहीं लगा। ये सबसे बड़ी चीज़ बजट की। मैं सीएमए राजकुमार मौर्य इलाहाबाद में टैक्स प्रैक्टिशनर के तौर पे प्रैक्टिस करता हूँ। सीएमए साहब, एक चीज राय बताएं कि आपने अभी गोष्ठी में जब चर्चा कर रहे थे तो 2 मकानों का जिक्र कर रहे थे, तो 2 मकानों वाला क्या मसला है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हैं। 2 मकानों का मसला ये है कि यदि किसी व्यक्ति के पास 1+2 टोटल 3 मकान है और एक में वो खुद रहता है, तो अभी इसके पहले जो नियम ये था कि 1+1 के कॉन्सेप्ट पे चल रहे थे कि हम दूसरे मकान को भी अपना रेजिडेंशियल डिक्लेयर कर सकते थे और उस पर इनकम की छूट ले सकते थे, हमको टैक्स नहीं देना था रेंटल पे। अभी सरकार ने उसको बढ़ा करके एक और बढ़ा दिया। अब यदि हम एक मकान में रह रहे हैं, हमारे पास 2 और मकान हैं, तो हम उन दोनों मकान को रेजिडेंशियल डिक्लेयर करते हुए टैक्स में छूट ले सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा ही रेवोल्यूशनरी एक्शन है गवर्नमेंट के द्वारा कि लोगों को इनकम बिना टैक्स लिए उनकी इनकम को बढ़ा दिया जाए और उनकी कॉर्पस में इजाफा हो। मैं सीएमए एजाज अहमद। एजाज भाई, इस पूरे बजट को आप किस तरफ देखते हैं एक सीएमए के सदस्य के रूप में? सीएमए के सदस्य के रूप में हम ये देखते हैं कि निम्न वर्ग से लेकर मध्यम वर्ग तक लोगों को बहुत ही बेनिफिट हुआ है। इवन अगर यहाँ पे कोई सीनियर सिटीजन है उसको भी बेनिफिट मिला है, क्योंकि सीनियर सिटीजन जो अपने पैसे को अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा था, इंटरेस्ट जो मिल रहा था, उस इंटरेस्ट को उनके 50,000 के रुपए से ज़्यादा, फिर टीडीएस टैक्स जो कलेक्ट कर रही थी गवर्नमेंट, अब वो लिमिट 1 लाख रुपए तक हो जाने से 1 लाख रुपए तक पे उनको कोई टैक्स डिडक्शन नहीं हो रहा है। और साथ में SC/ST वालों की, महिलाओं के लिए बेनिफिट है कि उनको 5 लाख रुपए से लेकर गवर्नमेंट 2 करोड़ रुपए तक बेनिफिट इन फाइनेंशियल टर्म्स देने के लिए तैयार है, ताकि उनके जो बच्चे हैं भविष्य में कुछ आगे कर गुजरने की कोशिश कर पाए। सीएमए अशोक अग्रहरी। अशोक जी, इस पूरे बजट में मध्य वर्ग की छाप लोग बता रहे हैं, तो जो नीचे का तबका है उसके लिए क्या है? मध्य वर्ग का मतलब ये हो गया कि जैसे 12 लाख इनकम तक सरकार ने छूट दे दिया कि जिसकी इनकम 12 लाख है उस पर टैक्स नहीं देना है, तो एक तो बहुत बड़ा फायदा है इमला मध्य वर्ग को। नीचे वाले को बता दिया जो मध्य वर्ग में नहीं आता। जो मध्य वर्ग में नीचे वाले हैं उसमें महिलाओं को बिना इंटरेस्ट का या कम इंटरेस्ट का लोन प्रोवाइड सरकार कर रही है, ताकि वो अपने उद्यम शुरू कर सके और उस उद्यम के माध्यम से अपने और प्लस अपने देश का विकास कर सके। ये बहुत बड़ी उन्होंने दे रखा है कि 5 लाख रुपए से लेकर के 2 करोड़ रुपए तक का जो इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट पर दे रहे हैं लोन, वो बहुत बड़ा फायदेमंद रहेगा और अपने आप को उद्यमी वो कहला सकेंगे कि हम एक उद्यम के क्षेत्र में हम समाज का विकास कर रहे हैं अपने आप को। सीएमए इंद्रसेन सिंह, एक्स-GM फाइनेंस, DPCA। आप तो उद्योग से जुड़े रहे हैं, एक उस उद्योग से जो प्रयागराज की कभी शान हुआ करता था, धीरे धीरे मर गया जी। इस बजट से प्रयागराज के जो उद्योग हैं उनको क्या लाभ होगा, ये बता दें। देखिए, बजट जो है ये उद्योग को एक जनरल रूप में सबके लिए फायदेमंद है, बट जहाँ तक प्रयागराज का है तो प्रयागराज में जो अभी स्टार्टअप के लिए टायर 2 सिटीज़ में स्टार्टअप का डेवलपमेंट हो सकता है उसके लिए, इसके अलावा MSME और माइक्रो MSME जो हैं उनको फ़ायदा होगा इससे, और डेवलपमेंट ओवरऑल देखा जाए तो इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए इस पर कोशिश की जाए। थोड़ा कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बनाया जा रहा है, या BI जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ाया गया कि जो यहाँ की भी कंपनियाँ हैं जो पूरा अपने इंश्योरेंस वो भी अच्छे से काम करें, तो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए अच्छे बजट। मतलब प्रयागराज के जो उद्यमी हैं, जो SME से जुड़े हुए हैं, हाँ, उनको लाभ होगा। उनको निश्चित रूप से लाभ होगा। हमें सीएमए अब्बास, ये जो बजट में टैक्स रिलीफ है, इससे जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसमें बहुत लाभ देगा।
टैक्स रिलीफ मिला है और सीनियर सिटीजन के भी काफ़ी ये TDS में जो उनको पैसा डिपॉजिट करके इंटरेस्ट मिलता है उसमें उनको लाभ मिलेगा। मैं नरेश गुप्ता, एक्स AGM फाइनेंस, प्रेजेंट चेयरमैन इलाहाबाद चैप्टर ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट। अब मैं ये कहना चाह रहा था इस बजट को लेके, गवर्नमेंट का जो मेन इम्फेसिस रहा है इस बजट में, जो GDP हमारी डाउनफॉल की तरफ जा रही थी बिकॉज ऑफ कंजम्पशन में काफ़ी डिमांड में और कंजम्पशन में भारी कमी आ गई। तो गवर्नमेंट ने लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, मध्यम वर्ग के पास पैसे को बढ़ाने के लिए, ताकि वो सामानों को खरीद सकें, इकोनॉमी को बूस्ट कर सकें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या सर्विस सेक्टर हो, इन सबों को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने टैक्स में मध्यम वर्ग को जो बेनिफिट दिया है, निश्चित रूप से ये हमारे कंजम्पशन थ्योरी को बढ़ाएगा, इंडियन इंडस्ट्रीज को बढ़ाएगा, उद्योगों को बढ़ाएगा और हमारी GDP इंक्रीज करेगा। एक बार इसमें गवर्नमेंट से सजेशन रिक्वेस्ट ये थी कि गवर्नमेंट इंडियनाइजेशन की बात हम लोग हमेशा करते आए हैं, अपना देश स्वदेश और स्वजन। उसमें हमारा ये कहना था, गवर्नमेंट अगर एग्जम्पशन लिमिट में कुछ SIPs में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने इंडियन इंडस्ट्रीज़ को, जो SIPs हम उसमें एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट हमारा होता है, उसमें अगर हमें कर में छूट देती तो हम अपनी इंडियन इंडस्ट्रीज जो भी हमारे FIIs के हाथों में काफ़ी हद तक रेगुलेटेड रहती है, वो हमारे पूरे हाथों में आ जाती है। हमारा रिक्वेस्ट ये है, हम अपने सीनियर मेंबर्स के थ्रू भी रिक्वेस्ट करेंगे कि SIPs में जो अपनी इंडस्ट्रीज में हम पैसा लगाते हैं उसमें कुछ टैक्स रिलीफ मिले तो हमारी इंडस्ट्री को एक स्वधन से फायदा होगा, विदेशी फंड्स की हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होगी और हमारी मतलब आप वो कह रहे हैं जो म्यूचुअल फंड और बीमा में SIP के जरिए निवेश करते हैं, उसी के हम कह रहे हैं। अगर इसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, अगर इसमें हमें रिबेट मिलता है, SIP में इन्वेस्टमेंट करने से टैक्स में रिबेट मिलता है, तो इन दैट केस जो हमारे फंड्स हैं वो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज को जाएंगे। मैं भी जब बीच में बैठा हुआ था तो आप वो स्टील इंडस्ट्री को लेकर के कुछ सवाल उठा रहे थे, क्या था मामला? मैंने ये था कि हमारी स्टील इंडस्ट्री जो इंफ्रा को लेके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज होती है स्टील और सीमेंट सेक्टर, उसको लेके मैं चिंतित इसलिए लगा मुझे कि चाइना एक हमारी ऐसी कंट्री है जो कि डंपिंग करने में एक्सपर्ट है। उनके यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो निश्चित रूप से हमारे यहाँ से कम है बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट उस पर बहुत ध्यान दे रही है, इंफ्रा हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी हम उनसे लैग करते हैं। तो इन केस क्या होता है, चाइना फिर हमारे यहाँ स्टील प्रोडक्ट्स को डंप करती है, हमें जहाँ से सस्ता मिलेगा हम वहीं से खरीदेंगे, तो हमारे इस पर बैड इफेक्ट आता है हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। जैसे हमारी PSU सेल है, टाटा स्टील है, जिंदल स्टील है, इनके ऊपर इसका बैड इम्पैक्ट आता है। तो मेरा गवर्नमेंट से करने का मतलब ये है कि कोई भी एक्टिविटी इस ध्यान को हम देते हुए करें कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज भी लगातार ग्रो करें। मतलब आपको आशंका है कि स्टील इंडस्ट्री है जो 15% कर दिया, जो टैक्सेस में कमी आई है, इससे विदेशी माल भारत इम्पोर्ट ड्यूटी 40% कर दिया है जी, वो उसे विदेशी माल भारत में डंप हो जाएगा, ऐसा आपको बिल्कुल इस बात का डर है? CMA भरत भूषण जी, ये बताएं, टैक्स को लेकर के बड़ी चर्चा है, तो टैक्स में जो छूट मिल रही है इससे जो लोगों को लाभ होगा उससे देश को भी कुछ लाभ होगा क्या, ये बता दें। देश को सबसे ज़्यादा लाभ होगा। अगर हमारे टैक्सेशन कम रहेंगे तो हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएंगे, ये पहला सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, ये जो बजट आया है बहुत ही हिस्टोरिकल बजट है और इतना ज़्यादा कभी इससे पहले इतना ज़्यादा छूट कभी नहीं मिला था और लिमिट काफ़ी अच्छा दिया गया है और एंटरप्रेन्योर्स, न्यू एंटरप्रेन्योर्स को बहुत एनकरेज करता है ये बजट। मतलब बम्पर बजट है, बहुत कह रहे हैं। हम मीडियम क्लास के लिए बहुत अच्छा है। मैं CMA अमित रौतेला, प्रदेश की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी मेजा ऊर्जा निगम से होने के नाते इस बजट में एक बहुत बढ़िया चीज इन्होंने डाली है। रौतेला साहब, आप क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र से हैं, ऊर्जा क्षेत्र के फाइनेंस में हैं, ऊर्जा क्षेत्र का जो रिन्यूएबल एनर्जी है सरकार का जोर उसमें बहुत है, उसको लेकर क्या है? मैं उसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि बिन बिजली हम लोगों ने डिमांड करी थी कि आप न्यूक्लियर को ग्रीन में ले आइए क्योंकि यह भी बिल्कुल क्लीन एनर्जी टाइप है। उन्होंने, सरकार ने ये डिमांड भले ही नहीं मानी लेकिन इसके बजट में प्रावधान किया है 2047 तक, एनर्जी ट्रांजिशन पे बहुत प्रेशर है, 2047 तक 100 गीगावाट का कंफर्म टारगेट दिया है और साथ साथ में 20,000 करोड़ का बजट में R&D का प्रावधान किया है न्यूक्लियर मिशन के तहत, जो एक बहुत ही वेलकम स्टेप है और हमको लग रहा है अग्रणी देशों की तरह हमारा देश भी एनर्जी ट्रांजिशन के टारगेट्स को मीट और फुलफिल करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा इस बजट की वजह से। यह बहुत ही वेलकम बजट है। मैं CMA डॉक्टर राम कुमार मिश्रा,
इस संस्थान में मैं सेक्रेटरी हूँ और MNIT में मैं स्टार्टिंग यूपी प्रोजेक्ट में मैं CEO हूँ। स्टार्टअप इकोसिस्टम का मैं एक पार्ट हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में बहुत कुछ है। खास करके 10,000 करोड़ रुपए का एक फंड है। आप एक चीज़ फिर ये बता दें कि जो युवा अगर स्टार्टअप शुरू करना चाह रहा हो, बैंक उसको जल्दी से लोन नहीं देता है, तो सरकार ने इस बजट में उसके लिए भी कुछ व्यवस्था कर रखी क्या कि जो आसानी से बैंक उसको लोन दे दे? नहीं, देखिए, बैंक लोन मिलना नहीं मिलना बेसिकली यदि आप स्टार्टअप सिस्टम को, स्टार्टअप इकोसिस्टम को आप समझते हैं तो लोन मिलना, उसके आइडिया को कॉमर्शलाइज करना, उसका आइडिया कितना इनोवेटिव है, उसको क्या कॉमर्शलाइज किया जा सकता है, उससे आम आदमी को कितना फायदा होगा। बेसिकली कोई भी स्टार्टअप में तब इन्वेस्टमेंट करता है जब उसको उसका रिटर्न मिलेगा। तो रिटर्न इट कैन बी इन 2 केसेस की, या तो उसको स्टार्टअप में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे वो, या वो रेवेन्यू जनरेट करे। तो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड अगर स्टार्टअप है तो उसका उस हिसाब से इवैल्यूएशन होता है। उसका वैल्यूएशन अच्छा है तो उसमें बैंक भी पैसा डालेगी, उसमें वेंचर कैपिटलिस्ट भी पैसा डालेंगे। तो 10,000 करोड़ रुपए का एक जो फंड है सरकार ने उसके लिए बनाया है। इसके अलावा बात करें, बहुत अच्छा मेडिकल टूरिज्म हम 2019 में हमने कोरोना के बाद से हम देख रहे हैं तो मेडिकल सेक्टर में एक हिसाब से पूरा बूम है। अभी हम लोग MNIT फर्स्ट एरिया में हम लोग मेडिकल भी काम करते हैं, भले ये इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है। तो इसमें क्या है कि मेडिकल टूरिज्म इंडिया में बहुत अफोर्डेबल है। यदि आप इलाज के लिए नहीं, आप बाहर जा रहे, बहुत महंगा है। तो मेडिकल टूरिज्म जो है, नए स्टार्टअप के लिए, नए हॉस्पिटल्स के लिए, नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए मेडिकल टूरिज्म भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं कहूँगा कि उसमें भी नए युवा ट्राई कर सकते हैं। आलोक भाई, आप बताएं बजट को लेकर के आपकी क्या राय है? बजट बहुत अच्छा है। मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बहुत अच्छा बजट आया है। सबसे अच्छा जीवन रक्षक दवाएं जो हैं हमारे, जैसे कैंसर पेशेंट्स हैं, और इस तरह की इन लोगों की बहुत ही महंगी, बहुत कॉस्टली दवा आती है। एक इंजेक्शन 80-80, 90-90 हज़ार का है, क्योंकि कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा लग जाती है, बाहर से मंगाना पड़ता है। स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री से यहाँ पे आता है और कस्टम ड्यूटी तो गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी जो कम कर दी है, ख़त्म कर दी एक तरीके से, वो समझिए कि बहुत ही बड़ा जो है अचीवमेंट है, मेडिकल लाइन के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और दूसरा, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग भी किया हुआ हूँ, मैंने स्टार्टिंग में इंजीनियरिंग करी हुई थी। स्टार्टअप के लिए कहूँगा कि स्टार्टअप को गवर्नमेंट ने 5 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया है, जो कि हमारे युवाओं के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट आने वाले समय में लोगों को मिलेगा। डॉक्टर साहब, एक तो इस पूरे बजट को लेकर जो लोगों में चर्चा है, जो मध्यम वर्ग का बजट कहा जा रहा है, वो वही 12 लाख रुपया है। तो सभी अखबारों में एक टैरिफ प्लान छपा हुआ है, 4 लाख से ऊपर 5% टैक्स लगेगा, फिर इतने पर 10%, फिर 15%, फिर 20%। तो उसको लेकर तमाम लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन है कि सरकार कह रही 12 लाख पे कुछ टैक्स भी नहीं देना है, ये टैरिफ में छपा हुआ है। तो तमाम लोग सोशल मीडिया पर तमाम किसके कमेंट कर रहे हैं, तो ज़रा उसको थोड़ा क्लियर करिए कि सरकार कह रही कि नहीं लेंगे, फिर टैरिफ जो वो छपी हुई है उसकी क्या ज़रूरत है और वो क्यों है? बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न। सरकार ने सीधी मंशा ये कही जाहिर की है कि कोई भी भारतवासी या भारत से अर्निंग करने वाला व्यक्ति जो 12 लाख रुपए तक आमदनी करेगा, बिजनेस में है, और 12,75,000 रुपये तक आमदनी करेगा और वो नौकरी करता है, तो उसके ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो हम छोड़ देंगे, हम उससे टैक्स नहीं लेंगे, टैक्स को हम सब्सिडाइज कर देंगे। जो टैरिफ लिस्ट बनी है वो है 4 लाख, 4 का पहाड़ा है पूरा, 4 एकम 4, 0%, 4 दूनी 8, 5%, 4 के 12, 10%, 4 चौको 16, 15%, 4 पचे 20, ऐसे करते करते ले गए वो 30% तक। मतलब टैक्स बनेगा, सरकार टैक्स लेगी नहीं। 4 लाख से 12 लाख के बीच जो भी टैक्स बनेगा, या 4 लाख से 12,75,000 के बीच जो भी टैक्स बनेगा, वो सरकार छोड़ दे रही है, अपॉर्चुनिटी फोरगो कर दे रही है, पैसा क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए मध्यम वर्ग के पास छोड़ दे रही है, ताकि वो जो बचा हुआ 60,000 रुपये का टैक्स का था उससे वो खरीदारी करे, पूंजीगत आयगत सामान खरीदे, व्यापार। फिर एक चीज इससे और उभरता है कि वो 60,000 रुपये या 80,000 रुपये का टैक्स ना लगे, तो इसके लिए लोगों को अपने वेतन का बहुत बड़ा अमाउंट किसी न किसी स्कीम में निवेश करना पड़ता था। तो जब ये पैसा बचेगा और उधर सरकार कह रही 1 लाख करोड़ रुपए का हमें नुकसान हो जाएगा,
पब्लिक का बचेगा, सरकार का नुकसान हो जाएगा। और सरकार ने इसके अलावा भी कई अन्य क्षेत्रों में रिबेट दिया, जिससे उसके जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो टैक्स मिलते थे उसमें उसको नुकसान होगा। तो क्या सरकार ये नुकसान वाला बजट लेकर आई है क्या? देखिए रणवीर भाई, गवर्नमेंट इज बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। तो जो सरकार है वही जनता है, तो जनता वही सरकार है। तो अगर जनता को फायदा तो सरकार को फायदा, और सरकार कभी अपने फायदे के लिए जनता को नुकसान नहीं करती है। यहाँ पे जो जनता को टैक्स फोरगो किया गया है, जो 1 लाख करोड़ रुपए, ये करीब 1 करोड़ करदाताओं का जो टैक्स सेव होगा, जाहिर सी बात है जो मदे की नौकरी पेशा तनख्वाह पाया सेविंग वो करता रहेगा अपनी, लेकिन जो टैक्स वाला अमाउंट था अब उसको टैक्स में जमा करना पड़ेगा। तो वो टैक्स वाला पैसा वो क्या करेगा? परिवार का टूरिज्म में इस्तेमाल करेगा, मकान खरीदने में करेगा, 2 व्हीलर खरीदेगा, 4 व्हीलर करेगा, मकान का इंटीरियर कराएगा, बच्चों को स्कूल में पढ़ाएगा। कहने का मतलब वो जो टैक्स का पैसा था जो पहले सरकार के पास जाता था और सरकार एक्सचेकर से निकाल के समाज के कल्याण के लिए खर्च करती थी, अब वो पब्लिक डायरेक्ट खर्च करेगी। कुल मिला के बाजार में एक अजीब तरीके का उल्लास आपको आने वाले समय में दिखा। हाँ, ये तो मुझे दिखा डॉक्टर साहब। एक सवाल अक्सर लोगों में उठता रहता था, तो मैं तो अपने सभी साथियों के बीच में वो सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। सवाल दरअसल ये होता था कि अक्सर सोशल मीडिया पर या व्यक्तिगत बातचीत में लोग ये कहते थे कि हाँ, मेरे पैसे का है, मेरा टैक्स है, मैंने सरकार को टैक्स दिया है और उस टैक्स का सरकार ये इन योजनाओं में उसको बांट दे रही, मुफ्त की स्कीमें चलाकर उनको फलाने की दे रही, फलाने को दे रही है। तो लगता है सरकार इस दोषारोपण से भी अपने को मुक्त कर ले गई। नुकसान होगा, नफा होगा, या सरकार ने कुछ अपनी गुणागली जरूर लगाई होगी कि 1 लाख करोड़ रुपए जो सीधे मुझे नुकसान दिख रहा है, तो इसको ये दूसरे रूप में उसकी भरपाई हो जाएगी। व्यवसाय बढ़े, कारोबार बढ़ेगा, उसके जरिए जो टैक्स आएगा उससे वो 1 लाख करोड़ क्या हो सकता है 2 लाख करोड़ रुपए भी सरकार जनरेट कर ले जाए। एक तो ये हो सकता उन्होंने गणित लगाई होगी, वहाँ बड़े बड़े गणितज्ञ हैं। दूसरा एक के साथ पूरे बजट को लेकर जो आम धारणा ये बनी, मीडिया ने भी बनाया, सरकार ने भी उसी को आगे फोकस किया। मध्यम वर्ग का बजट है। देश का जो पैसा है, देश में जो पैसा जनरेट होता है, जो इंडस्ट्री है, वो मध्यम वर्ग संचालित नहीं करती, वो अपर वर्ग संचालित करती है। और जो एक मध्यम वर्ग के नीचे का तबका है वो खपत करती, वो मतलब सरकार उसके लिए योजनाएं लेकर आती है। तो इन दोनों वर्गों को क्या मिला जो मध्यम वर्ग से अलग है? मध्यम वर्ग से जो अलग जितने लोग हैं उन लोगों को ही डायरेक्ट फायदा मिल रहा है इसका। व्यापार पेशा चलाने वाले पिरामिड के सबसे ऊपर के लोग हैं जो 10% है, उनके जो डंप माल थे वो कब कंज्यूम हो जाएंगे सरप्लस मनी से। जब सरप्लस मनी से डंप माल कंज्यूम होगा, सर्विसेज कंज्यूम होंगी, तो फिर फ्रेश प्रोडक्शन होगा। उस प्रोडक्शन को करने के लिए जो लेबर सेगमेंट हमारा है, जो नीचे का तबका है, वो पुनः फैक्ट्री में फिर से बुला लिया जाएगा। अंतिम एक सवाल है, बस अंतिम सवाल है। सब कुछ अच्छा है, मतलब अब मैं अभी जो सेमिनार में आया तो सभी साथी जितने वक्ता थे सबके बयानों से लगा कि बहुत अच्छा, बहुत शानदार बजट है। तो क्या इस बजट में कोई खामी नहीं, कोई बुराई नहीं? सरकार ने कहीं से कटिंग नहीं की है, लोगों को किसी तरफ से क्या लगाया नहीं है। सामान्य तौर पर कोई ऐसा बजट आज तक मैंने देखा नहीं जिसमें सरकारों ने एक तरफ से दिया हो तो दूसरी तरफ से लिया ना हो। तो दूसरी तरफ से लेते हुए कहाँ दिख रही, थोड़ा ये बताएं। रवि ने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। इस बजट का जो टैग लाइन है वो है ट्रस्ट फर्स्ट स्क्रूटनाइज लेटर। तो भारत सरकार ने बोला है कि हम पूरे विश्वास के साथ आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं, हम पूरे विश्वास के साथ आपसे आय कर रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन सावधान रहे। अगर सरकार को बेवकूफ़ मानने की कोशिश की तो जांच होगी, पड़ताल होगी, जेल होगी और दंड की पूरी कार्रवाई होगी। इस तरीके से सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि हम प्रथम दृष्टया आपके ऊपर पूरा विश्वास करते हैं, लेकिन उस विश्वास को कायम रखना आर्थिक दृष्टिकोण से, मॉनेटरी दृष्टिकोण से आपका। सीएमए के सभी साथियों को नेशनल व्हील्स की तरफ से मैं धन्यवाद दे रहा हूं और आप सबको नमस्कार भी कर रहा हूं। जो यह वीडियो सुने वह भी यह जान लें कि यह
सीएमए के फेस तो हैं, चेहरे तो हैं, लेकिन बजट की मीमांसा करने वाले भी यही लोग हैं, क्योंकि उसके अंदर जो बारीकियां होती हैं, छोटी छोटी, उसकी जो मोटी नसों में खून बहते तो सब लोग देखते हैं, लेकिन धमनियों में कैसे जाता है, जैसे डॉक्टर पकड़ते हैं वैसे पैसे के लेन देन, मतलब बजट के लेन देन में या सीए साहब लोग पकड़ते हैं, सीएमए साहब लोग पकड़ते हैं। तो आप सबने अपने अपने तरीके से यह बताया कि इस बजट में देश के लिए क्या है, समाज के लिए क्या है, मध्यम वर्ग के लिए क्या है, नीचे के तबके के लिए क्या है। नीचे का तबका मतलब जो उस मध्यम वर्ग से कम आय वाला है, नीचे का मतलब मैं किसी को नीचा नहीं कह रहा हूँ, ये साफ कर दूँ। और जो इंडस्ट्री है जिसे रोजगार जनरेट होता है, उसके लिए क्या है, कैसे रोजगार मिलेगा, यह भी आप लोगों ने बताया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।